हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड विद अभिषेक सर। तो हम यहाँ पर नीट सीरीज का थर्ड लेक्चर लेकर आए हुए हैं, जहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, कौन सा यूकैरियोटिक सेल। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आपको प्रॉपर न्यूक्लियस में नहीं दिखेगा, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाएगा और फिर हम लेक्चर 4 में स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बाहर से शुरुआत करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि उनमें 3 लेयर होती है। तो आज हम वो लेयर को पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या क्या होते हैं। ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो राइबोसोम्स होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, हम वो पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? ये खाना कहाँ स्टोर करते हैं? तो भाई बैक्टीरिया भी खाना स्टोर करते हैं। तो उस जहां पर स्टोर कर रहे हैं जिस ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। तो ये 3 चीजें ही हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं सेल एनवेलप। जब हम सेल एनवेलप देखते हैं तो बैक्टीरिया के बाहर 3 लेयर थी। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोकैलिक्स। तो सेल एनवेलप दे आर मेड अप ऑफ 3 स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली, तो तीनों जो लेयर है उनका काम अलग अलग होता है, तीनों लेयर का इंडिविजुअली, लेकिन तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज आउटर लेयर। फिर मिडल में आता है सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। तो आपको जो यहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये बच्चा क्या है? यहाँ पर सेल वॉल। और जो सबसे अंदर रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो तीनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे। तीनों को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग सेल एनवेलप, तो सेल एनवेलप के डिफरेंसेस, उनके लेयर थिकनेस के बेसिस पे दुनिया में सभी बैक्टीरिया को 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 टाइप में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इसको कलर, हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कलरिंग करके बैक्टीरिया को बांटा था, इसीलिए इसको ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग का मतलब समझ लो अभी के लिए सिंपल लैंग्वेज में, कलरिंग करना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्टेनिंग कर रहे हैं। तो अगर बैक्टीरिया ने स्टेन ले लिया तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। अगर स्टेन नहीं लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो सेल एनवेलप के डिफरेंसेस के बेसिस पे यहां पर 2 तरीके के बैक्टीरिया हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सेल एनवेलप के डिफरेंसेस के बेसिस पे, तो बेस्ड ऑन सेल एनवेलप डिफरेंसेस। अब होता क्या है, जब हम स्टेनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे कोई भी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को मुझे पता करना है कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे? पहले स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड हमने प्रिपेयर किया, बैक्टीरिया को हीट फिक्स किया, फिर हम कलर डालते हैं। कलर क्या क्या डालते हैं? तो बेसिकली एक स्टेन होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टल वॉयलेट। क्या होता है? क्रिस्टल वॉयलेट, पर्पल कलर का होता है। वो स्टेन डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। अगर बैक्टीरिया का सेल एनवेलप जो है वो थिक है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर, सेल वॉल की जो लेयर होती है, बेसिकली सेल वॉल एक केमिकल से बना होता है जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन, आगे हम देखेंगे। तो अगर वो थिक हुई तो वो कलर ले लेता है। कौन सा कलर? क्रिस्टल वॉयलेट। तो शुरू में तो जब हम कलर डाल रहे, तो चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव, सभी बैक्टीरिया वो कलर ले लेंगे। सबके सब वहां पर क्या दिखेंगे? पर्पल दिखेंगे। क्या दिखेंगे? पर्पल। हमने क्या किया है यहाँ पर? इमेजिन करो, स्लाइड प्रिपेयर किया हुआ है, स्लाइड पे हमने स्टेन डाला और आयोडीन डाला, और वो पर्पल कलर के सबके सब बैक्टीरिया हो गए। फिर हम अल्कोहल से वॉश करते हैं। जब अल्कोहल से वॉश करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, जिसकी वजह से वो कलर ले लेता है, फंस जाते हैं कलर। तो उसमें से पर्पल कलर पूरी तरीके से नहीं निकलते। अगर वो ग्राम नेगेटिव हुआ, समझ में आ रहा है ना? अगर वो ग्राम नेगेटिव हुआ तो उसमें से कलर पूरी तरीके से निकल जाएगा और वो कलरलेस हो जाएंगे आफ्टर एडिंग अल्कोहल और एसीटोन। ये आपको याद नहीं करना है नीट में, मैं जस्ट आपको बेसिक बता रहा हूं माइक्रोबायोलॉजी। फिर हम क्या करते हैं? वहां पर हम डालते हैं काउंटर स्टेन, जो मेन स्टेन नहीं है। प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट है, नाम है स्टेन का, डरो मत नाम से, जैसे आप लोगों के नाम है। जैसे पिंक कलर का स्टेन डालते हैं तो जो कलरलेस था वो कौन से कलर का हो जाएगा? पिंक। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर मुझे पर्पल कलर के बैक्टीरिया दिखे, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है?
ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव ने स्टेन ले लिया है, ये स्टेन का नाम भी मैंने बताया, कौन सा स्टेन था वो, क्रिस्टल वॉयलेट। तो ये कौन से कलर के आपको दिखेंगे, तो ये आपको दिखेंगे पर्पल कलर के। अगर वो स्टेन नहीं लिया तो पिंक कलर का दिखेगा, तो डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ग्राम नेगेटिव, तो ये कैसे दिखते हैं, ये पिंक कलर के दिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है वो एक ही लेयर है, दिख रहा है ना, सिंगल लेयर है। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ज्यादा है, थिक लेयर है, तो इसीलिए ये कलर ले लिया क्रिस्टल वॉयलेट, और ये कलर नहीं लिया। क्या इतना समझा, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते, तो मैंने क्या बोला कि मैंने स्लाइड प्रिपेयर किया, ओके। तो स्लाइड प्रिपेयर किया तो देखिए मैंने क्या ऐड किया, क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया। तो सबके सब क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन डालने के बाद क्या हो गए, पर्पल हो गए, है ना। फिर मैंने क्या किया, इसको अल्कोहल से वॉश किया। अल्कोहल से वॉश करने के बाद ग्राम पॉजिटिव जो होगा वो पर्पल दिखेगा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होगा वो वॉश हो जाएगा और कलरलेस दिखेगा, क्योंकि उसका पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर थिन था। और फिर उसके बाद हम सैफ्रानीन डालेंगे जो कि पिंक कलर का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव पर्पल ही रहेगा, ग्राम नेगेटिव पिंक हो जाएगा। तो ये एक्चुअल इमेज है। अगर आपको पर्पल कलर का यहाँ पर दिखे तो ये ग्राम पॉजिटिव है, और अगर आपको पिंक कलर के दिखे तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव। तो बेस्ड ऑन सेल एनवेलप डिफरेंसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव they take up the stain, and gram negative they do not take up the stain. You have to remember this only because NCERT में सिर्फ इतना ही मेंशन है, ओके। कोई डाउट है यहाँ पर, चलो आगे चलते हैं। तो सेल एनवेलप में अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला लेयर कौन सा था, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर अगर मैं बात करूं तो दुनिया में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सभी बैक्टीरिया को स्टडी किया गया। कुछ बैक्टीरिया में जो ये आउटर मोस्ट लेयर है वो लूज थी, कैसी थी वो, लूज कवरिंग थी, लूज शीट थी। लूज कवरिंग है तो उसको नाम दिया स्लाइम लेयर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें ये थिक थी, कैसी थी बच्चा, थिक थी। तो अगर थिक लेयर थी तो उसको क्या नाम दिया यहाँ पर, कैप्सूल। क्लियर हुआ इतना, बस एनसीईआरटी में इतना है, इतना आपको याद है तो आपको ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स शब्द है, याद रखना है कि आपके बैक्टीरिया के 3 लेयर की बात हो रही है, उसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, ठीक है। तीनों लेयर में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है बच्चा, तो आउटर मोस्ट लेयर यहां पर है, ठीक है। अभी ये जो होता है ये म्यूकस का बना होता है, पॉलीसेकेराइड, तो स्टिकी गमी ऐसा यहां पर अपीयरेंस यहां पर देखने मिलता है। ज्यादातर ये किसमें मदद करता है, एडेशन। एडेशन मतलब अटैचमेंट, सेल कहीं अटैच हो रहा है तो स्टिकी होते हैं, गमी होते हैं, ओके। अगर लूज हुई तो कौन सी लेयर हो गई है, स्लाइम लेयर हो गई। इसको ये लॉस ऑफ वाटर से बचाता है बैक्टीरिया को। और अगर ये थिक हुई तो इसको क्या बोलेंगे भैया, सॉरी बच्चा, तो अगर ये थिक हुई तो ये क्या हो जाएगा, कैप्सूल, ओके। तो इससे गमी और स्टिकी कैरेक्टर आता है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं मिडल लेयर की। तो मिडल लेयर कौन सी होती है यहाँ पर, सेल वॉल। तो सेल वॉल मिडल लेयर है। सेल वॉल के वजह से शेप आता है, कोई भी सेल में अगर सेल वॉल है तो शेप आ रहा है, अगर सेल वॉल नहीं है तो शेप नहीं आता। तो याद रखना शेप किसकी वजह से आ रहा है, सेल वॉल। सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी वजह से अगर मान लो मैं कोई प्लांट सेल है उसको मैं पानी में भिगो के रखा हूं, और एक एनिमल सेल है उसको पानी में भिगो के रखा हूं, तो आप देखोगे एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्यों कोलैप्स हो जाएगा बच्चा, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है। लेकिन एक प्लांट सेल जो है वो नहीं कोलैप्स होगा। क्यों नहीं कोलैप्स होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल। तो आपको याद रखना है सेल वॉल रिजिड, सेल वॉल के वजह से क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट और बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से रोकता है। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पर बता दूंगा अगले अगले सेशन में। रिजिड, रिजिड क्यों होता है, क्यों है बैक्टीरिया रिजिड। आप देखोगे बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि एक खतरनाक केमिकल से बना है, जिस केमिकल का नाम है पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। तो रिजिड ड्यू टू स्पेशल मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। क्लियर है इतना, कोई डाउट है। चलो आर्के बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, जो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर होता है उनका, तो उनको हम सूडोम्यूरिन और सूडोपेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। तो वो एक बैक्टीरिया अलग है, एक्सेप्शनल केस है जहां पर पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल नहीं होता, एक अलग तरीके का पेप्टिडोग्लाइकन है, तो फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं, सूडोम्यूरिन भी बोलते हैं। समझा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस याद होना चाहिए। सेल एनवेलप में तीनों लेयर को पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स लूज हुई तो स्लाइम लेयर, थिक हुई तो कैप्सूल। सेल वॉल मिडल लेयर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, रिजिड देता है, शेप देता है। क्लियर है इतना।
ओके, रिजिडिटी क्यू किसकी वजह से आ रही है? पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल से ही निकलता है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? तो फ्लैजेला, जैसे हमारे पास क्या है? पैर है, हमारे पास क्या है? हम पैरों से चलते हैं। जैसे बैक्टीरिया किससे चलता है? तो बैक्टीरिया चलता है फ्लैजेला से। तो फ्लैजेला अगर पूछा एग्जाम में, क्या पूछेगा एग्जाम में कि कहां से निकलता है फ्लैजेला, तो कहां से निकलेगा? सेल वॉल। कहां से निकलेगा? आप डायग्राम जब ड्रॉ करते हो तो कहीं ना कहीं आप बाहर से फ्लैजेला निकालते रहोगे, गलत है। सेल वॉल से ही निकलता है फ्लैजेला, याद रखना। ओके, तो फ्लैजेला के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि सेल वॉल से निकलता है। तो आप देखोगे फ्लैजेला एकदम थिन होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, रस्सी जैसा होता है। ठीक है, इनका काम होता है चलने में मदद करना। किस में मदद करना? चलने में। ओके, 3 पार्ट होता है यहाँ पर। सबसे लंबा वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। फिर ये जो बीच का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? हुक। फिर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। और इस बेसल बॉडी के थ्रू ही क्या होता है? फ्लैजेला जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है? बेसल बॉडी। सबसे लंबा पोर्शन क्या होता है फ्लैजेला का? फिलामेंट। आपको ये याद रखना है। ओके, तो फ्लैजेला इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन और ये सेल सरफेस से बाहर की तरफ जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम क्या है? फ्लैजेलिन। और जो बेसल बॉडी होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड जैसे दिखते हैं और उसमें रिंग्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, जिसके पास फ्लैजेला होगा वो मोटाइल, जिसके पास नहीं होगा वो नॉन मोटाइल। तो हमारा सेल वॉल खत्म हुआ। तो सेल वॉल में फ्लैजेला याद रखना है, प्रोटीन से बना है, 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। बस क्लियर है इतना? चलो, अब आता है सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो सेल के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा वो ही डिसाइड करता है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है, ये ही इंटरैक्ट करता है। दुनिया का कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, सबका केमिकली स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में यूकैरियोटिक सेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिर भी अगर केमिकल्स की बात करूं तो केमिकल में यहां पर फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। लिपिड की बायलेयर वो इस तरीके से दिखते हैं, यहाँ पर देखो 2 लेयर में दिख रहा है। उनके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। तो आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये प्रोटीन्स है, जो कि उस लेयर के अंदर प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड है। दुनिया के सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी तरीके से होते हैं। और उनके ऊपर ये मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। दुनिया का कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही 3 केमिकल से बना हुआ है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एनिमल सेल में होता है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट में नहीं होता। तो ये केमिकल सेम है। तो आपको याद रखना है सिलेक्टिवली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब आप पढ़ेंगे, हम जब प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशंस होते हैं। क्या होते हैं? तो 4 तरीके के एक्सटेंशंस हैं, वो चारों तरीके के एक्सटेंशंस हम यहां पर पढ़ेंगे। पहला आता है मीजोजोम। अभी मीजोजोम है क्या? जैसे हमारे सेल में क्या है, बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनेल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? पावर हाउस ऑफ द सेल। उसी तरीके से यहां पर ऑर्गेनेल तो है ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादा। हम सेल एनवेलप पढ़ने वाले हैं, राइबोसोम पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। और इंक्लूजन बॉडीज खत्म हो गया। इंक्लूजन बॉडी खाना स्टोर करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, सेल एनवेलप पढ़ रहे हैं। तो सेल एनवेलप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ निकलते हैं ऐसा जो सेल का काम कर रहे हैं। तो मिजोजोम क्या है? तो मिजोजोम समझो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो यहां पर मिजोजोम कर देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है। एटीपी मतलब एनर्जी बना रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो काम यहां पर मिजोजोम। अब मिजोजोम है क्या? इसी की इन फोल्डिंग्स को हम मिजोजोम बोलते हैं। अब इन फोल्डिंग्स क्या है वो हम समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन फोल्डिंग्स की, तो ये मान लेते हैं ये क्या हो गया? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अंदर क्या हो गया? ये सेल वॉल। अब इसके अंदर आपको यहां पर इस तरीके से इन फोल्डिंग देखने मिल रहा है। इस इन फोल्डिंग को बोलते हैं हम मीजोजोम। ओके, तो ये जो इन फोल्डिंग है इसी को हम बोलते हैं मीजोजोम। क्लियर है? तो मीजोजोम 3 शेप के हो सकते हैं। कौन कौन से शेप के हो सकते हैं? वेसिकल्स के हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के हो सकते हैं, लैमेला। तो बेसिकली दे आर स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स, लैमेला। ओके, ये शेप है। वेसिकल मतलब स्पेरिकल शेप हो गया, ट्यूब ये शेप हो गया, ये वेसिकल हो गया, और ये लैमेला शेप हो गया जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। यहां तक क्लियर है? तो क्या है मेसोसोम?
कुछ नहीं, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 शेप के हो सकते हैं। काम क्या करते हैं? लगभग सब काम करते हैं। 6 फंक्शन है, आपको याद करना है। देखो, पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनाने में मदद करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल्स, तो ये भी काम यहां पर करते हैं। 2 हो गया। तीसरा रेस्पिरेशन, एटीपी बनाने में मदद करते हैं। चौथा सिक्रीशन, कोई भी एंजाइम बनाना है, सिक्रीट करना है, सिक्रीशन प्रोसेस। पांचवा इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, अगर ये सर्कल होता, सिर्फ सरफेस एरिया कम होता ना, लेकिन ये फोल्ड हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज। कितने हो गए? 6 हो गए, 5 हो गए। और 6 क्या है? एंजाइमेटिक कंटेंट, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। ओके, आपको ये याद नहीं रखना है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कोई डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। यहां पर हमने पढ़ा, पहला इनफोल्डिंग क्या है? मेसोजोम। दूसरा क्रोमैटोफोर। कुछ नहीं है। मिजोजोम, अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, अगर इसके अंदर यहां पर क्या हुआ, हमने यहां पर पिगमेंट्स डाल दिए, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच कंटेन्स पिगमेंट, तो इसका नाम साइंटिस्ट ने बदल दिया क्रोमैटोफोर। क्या इतना समझा? तो इसी इन फोल्डिंग्स में अगर पिगमेंट आ गए तो क्रोमैटोफोर। सीधी सी बात है, दुनिया में उस बैक्टीरिया में पाया जाएगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना? तो दे आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब जो मैं नाम बता रहा हूं, ये यहां पर क्रोमैटोफोर्स मिलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? तो मिजोजोम का एक्सटेंशन, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। मिजोजोम हो गया इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत सारा काम करता है। क्रोमैटोफोर हो गया इनफोल्डिंग्स है जिसमें पिगमेंट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। तीसरा जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, क्या? पाइलस, याद है? तो पाइलस जो होता है वो चलने में मदद नहीं करता। एलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, और ये स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं जिसका नाम है पाइलिन। ओके, तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। कहां से निकल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? याद रखना है, मिजोजोम हो गया, क्रोमैटोफोर हो गया, पाइलस हो गया। फिम्ब्री है, ब्रश किए हो आप लोग, करते होगे ना ब्रश, ठीक है। ब्रश का जो स्ट्रक्चर होता है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, अगर सेल के मेम्ब्रेन से ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं फिम्ब्री है। दिख रहा है फिम्ब्री आपको? तो यहां पर फिम्ब्री है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। बैक्टीरिया में काम क्या करते हैं? बेसिकली दे हेल्प इन अटैचमेंट। तो कोई भी बैक्टीरिया अटैच हो रहा है किसी होस्ट इम्यून से, और प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। दे हेल्प इन अटैचिंग, सॉरी, so they help in attaching the bacteria to rocks in streams and also to the host tissue। तो बेसिकली होस्ट टिश्यू में अटैच होने में मदद कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सेल एनवेलप हमारा कंप्लीट हुआ। हमने पढ़ा यहां पर क्या? हमने ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पढ़ी, सबसे बाहर वाली लेयर, थिन हुई तो स्लाइम लेयर, थिक हुई तो कैप्सूल, मिडल वाली लेयर सेल वॉल, रिजिडिटी देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, शेप देता है। सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया कोलैप्स नहीं होता, और सेल वॉल से निकल रहा था फ्लैजेला, जिससे चलने में मदद करते हैं। ये दोनों चलने में मदद नहीं करते। फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा 4 एक्सटेंशन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग जैसे हो गई तो उसको मिजोजोम बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स अगर हो गई तो उसको मिजोजोम बोलते हैं। मिजोजोम बहुत सारे काम करता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिक सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर न्यूक्लियाई, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। अगर इसी के अंदर पिगमेंट हुआ तो उसको हम क्रोमैटोफोर बोलते हैं। फिर हमने पाइलस पढ़ा, स्मॉल एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि मोटिलिटी में मदद नहीं करता, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज में मदद करता है। जैसे 2 बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया, इसलिए उसको सेक्स पाइलस भी बोल रहे हैं। फिर आता है फिम्ब्री, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, अटैचमेंट में मदद करते हैं। ये हमारा सेल एनवेलप खत्म, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे अगला कि और क्या क्या चीजें साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म होता क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जेली लाइक मैट्रिक्स, जो कि अंदर का पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? राइबोसोम से यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो होते ही नहीं है, एब्सेंट है। एक तो न्यूक्लियोइड होता है जो हमने पहले ही पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करता है, उसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कैसा ऑर्गेनल है भाई? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब कोई मेम्ब्रेन यहां पर नहीं होता। ये समझा? एक और बात याद रखनी है, इसकी साइज क्या है? 15 नैनोमीटर बाय
20 नैनोमीटर। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। जैसे अगर मान लो अगर ये मैंने बना दिया बैक्टीरिया, ये इसका न्यूक्लियोइड, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से यहाँ पर अटैच होगा राइबोसोम। ओके, तो राइबोसोम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से अटैच होते हैं। अब ये जब अटैच होते हैं, इनका काम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री है ये, तो प्रोटीन बनाते हैं। ओके, तो जो ये अटैच हैं, जो प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन सेल के बाहर जाएगा। और जो अंदर राइबोसोम है, वो जो भी प्रोटीन बनाएंगे वो अंदर रहेगा। तो दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, अब इनके अगर मैं बात करूं राइबोसोम, यूकैरियोट में भी राइबोसोम होता है, बट वो 80s टाइप होता है। और जो प्रोकैरियोट में होता है वो 70s टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है? 70s। अब 70s राइबोसोम जो होता है वो दो सब यूनिट से बना होता है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर। तो ये बड़ा वाला सब यूनिट दिख रहा है, ये कितना है? 50s। और ये छोटा वाला दिख रहा है 30s। तो 70s। बायोलॉजी वालों को मैथ्स आता है क्या? नहीं। तो 50 + 30 80 होना चाहिए, लेकिन 70s कैसे, है ना? तो बेसिकली ये जो 50 और 30 है, जो एस है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है स्वर्डबर्ग, उन्होंने दिया था। तो यूनिट, स्वर्डबर्ग यूनिट दिया जाता है, हम इसमें मेजर करते हैं। जैसे आप दूध लेने जाते हो तो आप लोग क्या 1 किलो दूध दो ऐसा बोलते हो क्या? नहीं ना? तो वैसे ही 1 लीटर बोलते हो, मुझे पता है। चलो, एस स्वर्डबर्ग यूनिट। अब ये जो है ये डेंसिटी मेजर करता है। इनडायरेक्टली इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। इनडायरेक्टली इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। सेडिमेंट कोइफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। ओके, अब डेंसिटी मतलब क्या? मान लेते हैं हमारे पास ये दो बॉटल है, ये छोटा बॉटल है ऐसा मान लो, और ये बड़ा बॉटल है। इसकी डेंसिटी अगर मैं निकाला तो इसकी डेंसिटी इसके मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, है ना? डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, रिकॉल कर लो फिजिक्स। तो मान लो इसकी डेंसिटी आई 50, बड़ा बॉटल है, इसकी डेंसिटी आई 30। ठीक है, तो ये डेंसिटी इसकी 30 है। अगर मैं दोनों पानी को मिलाऊं एक बॉटल में, तो ये दोनों पानी यहां पर जब मिल जाएंगे, तो क्या दोनों की डेंसिटी हमारी वो 50 + 30 80 होगी? नहीं ना, उसकी डेंसिटी उसके मास और उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। यस और नो, है ना? तो बेसिकली यहां पर डेंसिटी ग्रेडियंट है, इसलिए 50 + 30 70 हो रहा है। ओके, तो इट इज अ डेंसिटी ग्रेडियंट, तो आपको ये याद रखना है। तो 50s लार्जर सब यूनिट का होता है और 30s स्मॉलर सब यूनिट का। राइबोसोम जो होते हैं साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटीन बनाएंगे वो सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। जो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, वो जो भी प्रोटीन बनाएंगे वो बाहर जाएगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। अब होता क्या है, जब सेल के अंदर एमआरएनए आता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो बहुत सारे राइबोसोम आके एमआरएनए पे अटैच होते हैं। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो यहां पर दिख रहा है आपको प्रोटीन बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हुए हैं। ये जो दिख रहा है राइबोसोम 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 राइबोसोम, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीजोम। क्या बोलेंगे? पॉलीजोम। तो सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल एमआरएनए, बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए पे अटैच हुए और चेन बना रहे हैं, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। ये किसमें मदद करेंगे? दे ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तो एमआरएनए पे कोड रहता है और उसको ट्रांसलेट करके ये प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारा सेल एनवेलप हो गया, राइबोसोम हो गया। अब हम इंक्लूजन बॉडीज पे जाएंगे। इंक्लूजन बॉडीज ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। ये स्टोरेज बॉडी है, मतलब वहां पर फूड स्टोर किया जा रहा है। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग बैक्टीरिया फूड स्टोर करता है। तो बेसिकली दे आर स्टोर रिजर्व मटेरियल, दे आर स्टोर रिजर्व मटेरियल। ओके, तो यहां पर ये फूड स्टोर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो ये 3 ग्रैन्यूल्स हैं, स्टोर करते हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होता है। ये भी इंक्लूजन बॉडी है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये कहां पाया जाएगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। ओके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन एल्गी। कोई डाउट यहां पर? तो हमारा क्या क्या हो गया? सेल एनवेलप हो गया, राइबोसोम हो गया, इंक्लूजन बॉडी। इन न्यूक्लियोइड हमने पढ़ा ही था कि जो न्यूक्लियस होता है इनका वो वेल डिफाइंड नहीं होता, साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करता है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यहां पर न्यूक्लियोइड। तो कोई डाउट है आपको? तो यहां पर हमारा सेशन लेक्चर 3 खत्म होता है।
लेक्चर 4 में हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा हुआ है वो जाकर वहां पर, मैं आई बटन में यहां पर दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। डन फॉर द डे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।